नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है रिस्पायरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देख लिया था। आज उसी के ही क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसका प्रोसेस देखेंगे। तो मेनली हम लोग देखते हैं कि जो प्रोसेस होता है वह 3 भागों से मिलकर बना हुआ है या इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और दूसरा देखते हैं हम लोग को गैसों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। और तीसरा देखते हैं हम लोग इंटरनल एक्सपायरेशन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है उसको हम लोगों ने देख लिया था। यह इसी को ही फुसफुसीय रिस्पायरेशन कहा जाता है या फुसफुसीय श्वसन कहा जाता है या फिर इसी को ही पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि यह इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक ब्रीथिंग और दूसरा देखे थे हम लोग की जो गैसों का विनिमय या फिर गैसों का एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैस देखे थे। तो इसी को ही हम लोग क्या देखे थे दोस्तों इसमें कि जो ब्रीथिंग होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इंस्पायरेशन मतलब सांस का अंदर जाना, नाक के थ्रू उसको जो फेफड़ा होता है वहाँ तक पहुँचना इंस्पायरेशन कहलाता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, किसी सांसों का बाहर जाना, ये एक्सपायरेशन होता है। इसमें हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि जो डायफ्राम होता है वह पेट और जो ये फेफड़ा होता है दोनों के बीच में क्या होता है, डिवाइड करने का कार्य करता है ये। तो इसमें हम लोग को जो मेन कार्य इसी का ही होता है, डायफ्राम का ही होता है। कि डायफ्राम क्या काम करता है कि जो डायफ्राम होता है यह फेफड़ा के जस्ट नीचे में होता है। और क्या होता है, ये जो फेफड़ा है उसको फुलाने और उसको सिकुड़ने में काम करता है। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं उस समय क्या करता है, फेफड़ा नीचे चला जाता है, मतलब वो बराबर आ जाता है, इस लेवल में आ जाता है, बराबर आ जाता है फेफड़ा के जिस जस्ट बराबर आ जाता है। तो उस समय क्या होता है, सांस अंदर चला आता है। और जैसे इस फेफड़ा जो डायफ्राम होता है वो ऊपर आता है, उस समय क्या होता है, सांस बाहर चला जाता है। मतलब उस समय जो फेफड़ा होता है उसको दबा देता है। जो फेफड़ा होता है वह दबता है, उस समय क्या होता है, वह सांस को बाहर कर देता है। तो इस प्रकार जो फेफड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिस्पायरेशन होता है उसमें रोल प्ले करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उस समय क्या होता है कि पेट उस समय तो बहुत बड़ा हो गया होता है। तो जो डायफ्राम होता है वो ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। उस समय जो फेफड़े का सिकुड़ना और उसको फैलाने का कार्य उस समय क्या करता है, जो रिब होता है, इसमें जो रिब होता है या पसलियाँ होती हैं उसी के द्वारा क्या होता है, वही कार्य करता है जो फेफड़े को सिकुड़ने और फैलाने का कार्य करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, जो रिब होता है, हम लोग रिब देखे थे, पसलियाँ देखे थे, रिब केज देखे थे। वही रिब केज क्या करता है, उसी उसी के द्वारा ही क्या होता है, जो फेफड़े को फुलाने और उसको सिकुड़ने का कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें जो ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग में 7 से 8 लीटर प्रति मिनट इसमें क्या होता है, वायु अंदर जाता है और बाहर निकलता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसी को यदि प्रतिदिन कर दिया जाए तो क्या होगा, 11,000 लीटर प्रति दिन हो जाएगा, ये प्रति लीटर प्रतिदिन हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, मतलब जो हम लोगों का शरीर है उसमें बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं और उसी कोशिकाओं के द्वारा जो ऑक्सीजन है उसको क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसका यूज़ करता है। तो उसकी मात्रा कितना होता है, उसकी वॉल्यूम कितना होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि यह कितना होता है, 550 लीटर प्रतिदिन होता है। मतलब 550 लीटर प्रतिदिन जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग का जो सेल है वह यूज़ करता है। और आगे हम लोग देखते हैं गैसों का जो विनिमय होता है फेफड़ा में, वह किसके द्वारा होता है, जो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें दाब में अंतर के कारण ही क्या होता है, जो फेफड़ा होता है उसमें उसका विनिमय होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से क्या होता है, ये फेफड़ा होता है, फेफड़ा को इस प्रकार से मैं बनाता हूँ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फेफड़ा होता है वह चारों तरफ से बहुत सारे इसमें जो शिराएँ होती हैं, जो इसमें क्या बोलते हैं, नसों का जो इसमें विन्यास होता है बहुत सारा इसमें होता है। और यही नसों का जो विन्यास होता है या फिर जो इसमें केशिकाएँ होती हैं, वही क्या होता है, उसमें पूरे शरीर से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको यहाँ लाता है और जो यहाँ से ऑक्सीजन होता है उसको पूरे शरीर में लेके जाता है।
तो क्या होता है, जब इसमें गैस इंटर करता है, मतलब बाहर का जो गैस इंटर करता है, उस समय हम लोग के जो सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। तो उस समय क्या होता है, इसमें O2 की मात्रा अधिक होता है, तो वह किस में चला जाता है, जो ब्लड वेसल्स होता है उसी में चला जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें उसकी मात्रा अधिक होता है, तो वो कहाँ चला जाता है, वो फेफड़े में चला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गैस में क्या होता है, गैस में जो विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होता है, उसमें किसी कारण होता है, वह गैसों का जो दाब होता है, दाबों में अंतर के कारण ही क्या होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो वेसल्स में होता है वह फेफड़े में आ जाता है, और जो फेफड़े में ऑक्सीजन होता है वह कहाँ चला जाता है, जो वेसल्स होता है उसमें चला जाता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा में किस मैकेनिज्म के कारण इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसमें किसके कारण होता है, जो गैसों का इसमें दाबों में अंतर के कारण होता है, जो प्रेशर होता है उसके अंतर के कारण ही होता है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। मतलब यहाँ तो हम लोगों का जो वेसल्स होता है, फेफड़े में वेसल्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन को वो प्राप्त कर लिया है, मतलब वेसल्स में चला गया है, जो ऑक्सीजन है वह वेसल्स में चला गया है, वह अब पूरे शरीर में जाएगा। जो पूरे शरीर में होगा, तो पूरे शरीर में वो किस प्रकार से जाता है इसको हम लोग देखेंगे। और जो पूरा शरीर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वह उसको फेफड़े तक किस प्रकार से लाता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन सेल तक किस प्रकार से होता है इसको हम लोग देखते हैं। जो आरबीसीएस होता है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होता है, वही रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, 98.5% तक इसको जो ऑक्सीजन होता है उसको पूरे शरीर तक ले जाने का कार्य करता है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा 1.5%, मतलब 1.5% इसमें क्या होता है, प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जो कोशिकाएं होते हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ याद रखे रहिए दोस्तों कि जो 98.5% तक आरबीसी के द्वारा गैसों का ऑक्सीजन को शरीर तक ले जाया जाता है, और प्लाज्मा को 1.5% तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसको आजकल जानते हैं दोस्तों, शॉर्टकट का ज़माना है तो इसको HB कहते हैं। HB, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है ऐसा नहीं पूछते रहते हैं, उसमें HB की मात्रा कितना है ये पूछते हैं दोस्तों। तो HB, इसका कलर देखते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, यह बैंगनी कलर का होता है। लेकिन जब यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है उस समय यह किस प्रकार का होता है, यह लाल चमकीला होता है। मतलब जो ब्लड होता है वह ऑक्सीनेटेड होता है, मतलब उसमें यदि ऑक्सीजन मिला हुआ है, मतलब HB में क्या होगा, HB है, ये किस प्रकार का कलर है, ये है वायलेट कलर का है या फिर बैंगनी कलर का है। और जैसे ही इसमें क्या होता है, O2 मिल जाता है तो यह किस प्रकार का कलर हो जाता है, यह चमकीला लाल रंग का हो जाता है, मतलब क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो जो ऑक्सीजन होता है वह पूरे जो कोशिकाएं हैं वहां तक तो पहुंच गया है, रेड ब्लड सेल और जो प्लाज्मा होता है उसके द्वारा ये पहुंच गया है। अब वहां से फिर उसको लाने का कार्य कौन करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसमें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो बाइकार्बोनेट के रूप में हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, इसमें पोटेशियम और सोडियम होता है। इन्हीं जो पोटेशियम और सोडियम होता है यह प्लाज्मा और जो ब्लड होता है उन दोनों में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, कभी ब्लड में रहते हैं कभी प्लाज्मा में होते हैं। तो जो ब्लड में पोटेशियम होता है वह पोटेशियम किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल के क्या करता है, वह बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। और जो प्लाज्मा में सोडियम होता है वह सोडियम क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ में मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सोडियम होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर क्या काम करता है, कि वह क्या काम करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन के रूप में नहीं बना रहा हूँ, इसको सिंपल समझने के लिए बना रहा हूँ। इक्वेशन के रूप में इसको देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, जनरल नॉलेज के पर्पज से नहीं होगा। तो इसमें इसको हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से जब क्या होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर, और इसमें और भी इसमें मैकेनिज्म इसमें और होता है उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं।
तो यहाँ देखते हैं हम लोग, जो पोटेशियम होता है वह पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में हो जाता है। तो क्या होता है, जो सोडियम होता है वह कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा में सोडियम होता है, वही सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल के सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। और जो ब्लड में पोटेशियम होता है वह पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल के पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। और वही पोटेशियम बाइकार्बोनेट और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यही कहाँ पहुँच जाता है, यही पहुँच जाता है फेफड़ा तक पहुँच जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कार्बन एमिनो के कंपाउंड के रूप में भी यह हम लोगों के जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बन एमिनो के रूप में कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़े तक पहुंचता है। और जो Hb होता है या हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में भी क्या होता है, या हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में यह जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ में O2 क्या होता है, जुड़ जाता है और इसके अंदर में ही मिल के उसको पकड़ के लाने का कार्य करता है। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा में भी बहुत कम होता है। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो बाइकार्बोनेट्स होता है इसका परसेंटेज देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह हम लोग के फेफड़े तक उसका प्रतिशत कितना होता है, कि कितने प्रतिशत में बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह हम लोग के फेफड़े तक पहुँचता है। तो देखते हैं हम लोग कि यह 70% और ये होता है 23% और ये होता है 7%। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के फेफड़े तक कितना परसेंट में पहुँचता है, 70% पहुँचता है। और 23% कार्ब एमिनो के कंपाउंड के रूप में पहुँचता है। और Hb कितने को पकड़ के लाने का कार्य करता है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाने का कार्य करता है, 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के फेफड़े तक पहुँचाने का कार्य करता है। और प्लाज्मा होता है, यह प्लाज्मा 7% तक इसको हम लोग के फेफड़े तक पहुँचाने का कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को जो Hb होता है वह ले जाने का कार्य सबसे अधिक करता है। और बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के फेफड़े तक में पहुंचने का कार्य होता है। तो सबसे अधिक बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यहाँ पे एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है कि Hb या फिर हीमोग्लोबिन होता है वह सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य करता है, ऐसा हम लोग के दिमाग में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह केवल ले जाने का सबसे अधिक प्रतिशत होता है, 98.5% होता है। लेकिन लाने का कार्य कौन करता है, लाने का कार्य कौन सबसे अधिक करता है, यह बाइकार्बोनेट के रूप में सबसे अधिक हम लोगों के फेफड़े तक पहुंचता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो रिस्पायरेशन की प्रोसेस 3 प्रकार से होता है। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दूसरा देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, और तीसरा क्या देखा, तीसरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। तो ये जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है उसमें हम लोगों ने क्या देखा, जो यह पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है या फेफड़ा में जो रिस्पायरेशन होता है उसको हम लोगों ने देखा। तो यह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है ब्रीथिंग और दूसरा देखें हम लोग की एक्सचेंज ऑफ गैस। तो जो ब्रीथिंग होता है यह 2 प्रकार का होता है, इनपायरेशन और दूसरा देखे थे एक्सपायरेशन। तो इसमें हम लोगों ने और क्या देखा, जो ब्रीथिंग होता है वह क्या होता है, ब्रीथिंग जो 7 से 8 लीटर प्रति मिनट होता है। और जो ये इसको प्रतिदिन में कर दें तो कितना होगा, लगभग यह 11,000 लीटर प्रतिदिन होगा जो ब्रीथिंग की इसका जो वॉल्यूम है उसको। और जो शरीर द्वारा ग्रहण O2 की लगभग मात्रा कितना होता है, 550 लीटर प्रति दिन होता है। मतलब जो हम लोग के बॉडी में जो सेल है उसके द्वारा कितना यूज़ किया जाता है, कितना ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, उसको वॉल्यूम देखते हैं। तो 550 लीटर प्रति दिन यूज़ किया जाता है। गैसों का विनिमय दाबों में अंतर के कारण या प्रेशर में अंतर के कारण ही क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। और हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में हम लोग देखा कि जो ऑक्सीजन का परिवहन उसमें हम लोगों ने देखा जो RBCS होता है 98.5% इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। और जो प्लाज्मा होता है 1.5% यह होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम होता है यह वर्णक होता है या पिगमेंट होता है, और जो ग्लोबिन होता है वह प्रोटीन होता है। तो ये जिसकी कलर का देखते हैं तो कलर जब क्या होता है, जब यह ऑक्सीजन नहीं होता है तो इसमें कौन सा कलर होता है, या वायलेट या फिर बैगनी कलर का होता है। और जो Hb मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड जो Hb होता है उसमें क्या होता है, यह चमकदार लाल रंग का होता है।
मतलब रेडिश कलर का होता है, रेड कलर का होता है। हम आगे हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, उसके कार्ब एमिनो के रूप में होता है, उसके बाद में एचबी के रूप में होता है और उसके बाद में प्लाज्मा के रूप में होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।